हेलो बच्चों, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। आई होप आप सब लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, चाहे वो मैकेनिकल का लेक्चर हो या बायोलॉजी का लेक्चर हो या मैथ्स का लेक्चर हो या जो भी लेक्चर आप फॉलो कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सबको सारे लेक्चर्स प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे। आई होप सो। और हाँ, आप प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की और क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और आई होप आपसे आंसर्स भी निकल रहे होंगे अगर आप प्रॉपरली वीडियो को देख रहे होगे और समझ के पढ़ाई कर रहे होगे तो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारी सीरीज है उसमें हमने कुछ चैप्टर्स भी कवर किए हैं और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंड करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ लिया, द एंड करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक करना है जिसका नाम है थ्रॉटलिंग और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना है प्रेशर मेजरमेंट के बारे में कि हाउ वी यूज टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज गेज प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके बारे में वी हैव टू सी लिटिल थिंग्स, वी हैव टू सी सम इंपॉर्टेंट concepts about this, and after that we will switch over to our next topic, that is none other than second law of thermodynamics, and that is the most beautiful chapter, most beautiful theory, most beautiful practical application of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics is the most beautiful application of entire thermodynamics, on which आपने क्या बनाया है सेकेंड लॉ को यूज करके? रेफ्रिजरेटर बनाया, हीट पंप बनाया, अलग अलग हीट इंजन बनाया, अलग अलग डिवाइसेस आपने बनाई हैं। तो थोड़ी देर में हम स्विच करेंगे, आफ्टर हाफ एन आवर या 20 मिनट के बाद हम स्विच करेंगे अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। और तब तक बहुत प्यार से लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जिसका नाम है थ्रॉटलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की डिवाइसेस, कंप्रेसर क्या होता है, टरबाइन, नोजल, ये सब कैसे, इनकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम कैसे यूज करते हैं और हम इनमें से कैसे एंथैल्पी की इक्वेशन और वर्क का रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज कवर करनी है जिसका नाम है बेटा थ्रॉटलिंग। क्या नाम है? थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग। आपने कभी फ्रिज देखा होगा, आपने कभी एसी देखा होगा। अगर आपने फ्रिज को कभी पलट के देखोगे ना बेटा, फ्रिज को पीछे की तरफ से देखोगे तो पीछे की तरफ आपको बहुत सारी ट्यूब्स दिखाई देंगी। क्या होती हैं वो? कंडेंसर ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? कंडेंसर ट्यूब्स। और फ्रिज के लोअर हाफ में देखोगे, बिल्कुल बॉटम में एक छोटी सी कॉइल आपको नजर आएगी, हेलिकल शेप में इस तरह की कॉइल नजर आएगी और यही कॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलिंग करवाने के लिए या कूलिंग करने के लिए। इस कॉइल को बेटा क्या बोलते हैं? इस कॉइल को बोलते हैं थ्रॉटल वॉल्व। क्या बोलते हैं भाई? थ्रॉटल वॉल्व। ये कॉइल आपकी फ्रिज में भी होती है और ये कॉइल आपके एसीज में भी लगी होती है। क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा विंडो एसी, स्प्लिट एसी सुना होगा आपने। तो एसी में मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, आप सबको पता होगा, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रॉटलिंग डिवाइस या थ्रॉटलिंग वॉल्व। ये सारे जब एक साथ होते हैं तो हम इनको बोलते हैं विंडो एसी। और इन चारों को जब हम स्प्लिट कर देते हैं हाफ हाफ पोर्शन में, 2-2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं तो नाम आता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी को हमने क्या किया है, इन चारों पार्ट्स को, कंप्रेसर को, कंडेंसर को, थ्रॉटलिंग वॉल्व को और इवेपोरेटर को हमने क्या किया? स्प्लिट कर दिया 2-2 पार्ट में। तो रूम के अंदर जो बड़ा सा डिब्बा लगता है, दीवार पर टंगा होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है बताइए? उसके अंदर होता है आपका थ्रॉटलिंग वॉल्व और इवेपोरेटर, और जो डिब्बा बाहर होता है उसके अंदर होता है कंडेंसर और कंप्रेसर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट एसी। चलिए, तो हमको ये देखना है कि ये जो थ्रॉटल वॉल्व होता है इसमें प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग, और ये थ्रॉटलिंग क्या होता है? ये थ्रॉटलिंग क्या होता है? चलिए 5 मिनट का टॉपिक है थ्रॉटलिंग का। इतना भी बहुत बड़ा कोई ऐसे 30 मार्क का कोई तोप नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हेडलाइन डालते हैं थ्रॉटलिंग। अच्छा, इस थ्रॉटलिंग का मतलब है, पहले आप समझ लो फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये। इस थ्रॉटलिंग का मतलब है
फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब बेटे फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, बहुत छोटे से सुराख से, बहुत छोटे से होल से फ्लो का होना, दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ट्यूब को पंक्चर किया होगा, बचपन में शरारत की होगी तो कभी किसी का ट्यूब पंक्चर कर दिया होगा। तो ट्यूब को जब आप पंक्चर करते हो बेटा, तो एयर जो होती है ट्यूब में से बाहर निकलती है थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, जो कि आपने निडल से किया है, जो कि आपने सुई से होल कर दिया। तो उस छोटे से होल से, बहुत छोटे से होल से एयर क्या करती है, हाई वेलोसिटी से बाहर निकलती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रॉटलिंग। क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग। और देखिए फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, और इस वेरी स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओरिफिस। क्या बोलते हैं? ओरिफिस। ठीक है। और कोई पूछे तो बोलोगे फ्लो थ्रू, पहले आप देख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपेंड वॉल्व। फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपेंड वॉल्व। पार्शियली ओपेंड का मतलब कुछ पोर्शन खुला है वॉल्व का, पूरी तरह से वॉल्व खुला नहीं है। वॉल्व है, मान लीजिए मेरे पास आईसी इंजन का वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वॉल्व को बहुत थोड़ा सा खोला है, बहुत थोड़ा सा खोला है। उस बहुत थोड़े से जो ओपनिंग है, बहुत थोड़ी सी, उससे अगर एयर का फ्लो होगा बेटा, तो ये क्या होगा? थ्रॉटलिंग। क्या होगा? थ्रॉटलिंग। ठीक है। तो फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग या फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपेंड वॉल्व इज नोन एज थ्रॉटलिंग, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पूरी एयर भरी है। मान लीजिए कंटेनर है या ब्लैडर है, रबर का ब्लैडर है, कुछ भी है, इसमें पूरी तरह से एयर भरी है, पूरी तरह से एयर भरी है। अब एक बच्चा यहां पे आया, बड़ा शैतान बच्चा, वही बड़ा शैतान बच्चा यहां पे आया, उसने क्या कर दिया? छोटी सी यहां पे ओपनिंग कर दी, इस कंटेनर में निडल को चुभाया और एक छोटी सी ओपनिंग कर दी। और जैसे ही उसने ओपनिंग करी ना, अंदर की एयर बाहर भागना स्टार्ट करी, अंदर की एयर बाहर भागना स्टार्ट करी, अंदर की एयर बाहर भागना स्टार्ट करी। इसको क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज थ्रॉटलिंग। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रॉटलिंग। ठीक है। तो भैया फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग या फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपेंड वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग का प्रोसेस। या एक और, फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग। फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात है, अब ये पोरस प्लग क्या होता है? बोलोगे सर बाकी दो चीजें तो हमें पता थी, वेरी स्मॉल ओपनिंग, पार्शियली ओपेंड वॉल्व, ये पोरस प्लग क्या है? ये पोरस प्लग क्या है सर जी, बताओ पोरस प्लग क्या है? तो पोरस प्लग बेटा मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं, ताकि आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इतना सा भी डाउट अगर आपके दिमाग में रह गया ना, तो फिर पढ़ाना व्यर्थ है। आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारे डाउट को खींच के बाहर निकाल लो। यही होता है असली थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो पोरस प्लग का मतलब होता है, बहुत बेसिक आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कंटेनर ले लीजिए या एक बाल्टी ले लीजिए या कोई एक डिब्बा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इस पूरे डिब्बे में सैंड भर दीजिए, बालू। क्या भरिए? सैंड, बालू। सैंड के बारे में भी देखेंगे, सैंड का अपना अलग मजा है, सैंड का भी अलग मजा है। जब पढ़ेंगे कास्टिंग तो देखेंगे सैंड के बारे में, फिर देखिएगा सैंड का कितना मजा है। तो इसमें पूरी सैंड भर दी। अब हमने क्या किया, ऊपर से पानी डालना स्टार्ट किया। सैंड भर दी, यहां से पानी डालना, वाटर पोर करना स्टार्ट किया, पानी को डालना स्टार्ट किया। आपको पता है जब पानी सैंड में से गिरेगा नीचे, तो उसके बीच में जो पोर्स हैं छोटे छोटे, वहां से छन छन के पानी नीचे गिरेगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रॉटलिंग। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? थ्रॉटलिंग के। इसको नोट करिए,
अब हम देखेंगे थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थ्रॉटलिंग अगर आपसे कोई पूछे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल लिखोगे, एग्जांपल थ्रॉटल वॉल्व, थ्रॉटल वॉल्व या थ्रॉटलिंग वॉल्व। थ्रॉटलिंग वॉल्व लिख लो या थ्रॉटल लिख लो। थ्रॉटलिंग वॉल्व कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन, थ्रॉटलिंग वॉल्व यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, एसीज। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, एसीज। चलिए इसको नोट करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। थ्रॉटलिंग एक बार खत्म हो जाए, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, ये सब देख लेंगे क्या होता है। इमीडिएटली हम स्विच कर जाएंगे अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और देखेंगे बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो डालते हैं हेडलाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, विशेषताएं किसकी? थ्रॉटलिंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग की विशेषताएं। ठीक है, चलिए समझिए। मान लीजिए ये एक पाइप है या एक कंटेनर है, ध्यान से समझिए, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये मान लीजिए पाइप है। चलिए ये पाइप है, इस पाइप से कोई स्टीम फ्लो हो रही है, इस पाइप से कोई स्टीम फ्लो हो रही है। इस पाइप से आपने क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? इस पाइप से आपने कनेक्ट कर दिया एक थ्रॉटलिंग डिवाइस। क्या कनेक्ट कर दिया? एक थ्रॉटलिंग डिवाइस। ये कोई पाइप है मान लीजिए, इस पाइप से आपने कनेक्ट कर दिया एक थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब ध्यान से समझिए, पहली बात, ये जो थ्रॉटलिंग डिवाइस है, जब यहां से स्टीम गुजरेगी इस थ्रॉटलिंग डिवाइस से, इस थ्रॉटलिंग डिवाइस से स्टीम गुजरेगी तो स्टीम होगी, एयर होगी, एयर में पार्टिकल्स होंगे। सिंपल सी बात है भैया, यहां से एयर निकलेगी, थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाएगी। थ्रॉटलिंग डिवाइस का मतलब कोई छोटा सा डिवाइस, कोई छोटी सी ओपनिंग वाला डिवाइस आपने लगा दिया यहां पे। अब एयर जब इस डिवाइस में जाएगी तो एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में रब करना स्टार्ट करेंगे। इस थ्रॉटलिंग डिवाइस की वॉल से भी, इसकी दीवार से भी रब करना स्टार्ट करेंगे। और जब इतनी ज्यादा रबिंग हो जाएगी मेरे लाल, जब इतनी ज्यादा रबिंग होगी तो हीट का जनरेशन होगा। जब हीट का जनरेशन होगा तो फ्रिक्शन भी होगा, और अगर फ्रिक्शन हो गया तो प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। अगर फ्रिक्शन हो गया तो प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। तो पहला लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग, याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रिपल वी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। पहला, थ्रॉटलिंग कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। कैसा है? इरिवर्सिबल। कोई बोलेगा सर जी क्यों? बोलोगे क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस जो है उसमें जब एयर जाएगी तो एयर के मॉलिक्यूल टकराएंगे, जब मॉलिक्यूल टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट डेवलप होगी, और अगर फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन नाम की गंदगी किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए पर्याप्त है ना। मिर्जा गालिब का शेर सुना है? सुना है कि नहीं? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। उल्लू हर शाख पे बैठा है, फ्रिक्शन, दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन बैठा है, तो हर प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। क्लियर? चलिए दूसरी चीज, पहला क्या है? प्रोसेस इरिवर्सिबल। एग्जाम में पूछता है कि थ्रॉटलिंग इज, आप लिखोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा समझते जाइए, जब एयर यहां से पास होगी, इस पाइप से एयर इस थ्रॉटलिंग डिवाइस में निकलेगी और यहां से फिर बाहर निकल जाएगी। ये थ्रॉटलिंग डिवाइस इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, एक बिल्कुल छोटी नन्ही सी, एकदम चिंटू सा, चिंटू छोटा सा, ये थ्रॉटलिंग डिवाइस इतनी छोटी सी होती है कि स्टीम यहां से यहां कब पहुंच जाए, यहां से यहां कब पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। कितने तेजी से स्टीम पास कर जाती है ये पता ही नहीं चलता कि कितना हीट इसके अंदर ट्रांसफर हुआ। स्टीम है, उसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है।
अब स्टीम पाइप से थ्रॉटलिंग डिवाइस तक आई और थ्रॉटलिंग डिवाइस को पार कर गई, और कितने जल्दी पार कर गई इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस इतनी छोटी होती है कि हाई वेलोसिटी स्टीम उसको चुटकियों में भी, उससे कम समय में भी क्रॉस कर जाती है। तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि इस थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हुई, क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट था कि आप अंदाजा लगा ही नहीं पाए कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई। और अगर आप अंदाजा नहीं लगा पाए कितनी हीट ट्रांसफर हुई, तो आंख बंद करो और बोलो जय श्री राधे, हमको नहीं पता कितनी हीट ट्रांसफर हुई, मतलब लिख दोगे आप हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0, मतलब dq इज इक्वल टू 0। थ्रॉटलिंग डिवाइस की लेंथ इतनी छोटी होती है कि हाई टेम्परेचर स्टीम उसको कब क्रॉस कर जाए उसे पता ही नहीं, मतलब हीट ट्रांसफर 0, हीट ट्रांसफर होने का समय ही नहीं मिला, उतने देर में स्टीम चीर के निकल गई, किसको? थ्रॉटलिंग डिवाइस को। ठीक है, अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों, लिखोगे बिकॉज लेंथ ऑफ डिवाइस is so small that time available length of device is so small that time available for heat transfer is negligible। डिवाइस की लेंथ इतनी छोटी है कि हीट ट्रांसफर के लिए समय ही नहीं मिला, है ना, चीरते हुए स्टीम निकल गई, किसको? थ्रॉटलिंग डिवाइस को। तो समय मिला नहीं, मतलब हीट ट्रांसफर 0। मैं आपको बताऊंगा जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी प्रोसेस दुनिया में फास्ट होता है वही तो एडियाबैटिक होता है। जो प्रोसेस दुनिया में फास्ट होता है वो एडियाबैटिक होता है। जो रेंग रेंग के चलता है कछुए की चाल वो आइसोथर्मल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। हैव पेशेंस। चलिए थर्ड, थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम क्या है? थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम है एयर को यहां से यहां पे पास कराना, एक्सपैंड कराना। क्लियर? एयर को एक्सपैंड कराना या यहां से यहां पास कराना। इसका काम है टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना। एयर जब एक्सपैंड होगी टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका काम कोई वर्क करना नहीं है। थ्रॉटलिंग डिवाइस, नोजल और हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ये सब कोई वर्क नहीं करते, सिर्फ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां थ्रॉटलिंग डिवाइस भी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। गैस वहां से गुजरेगी, फ्रिज में क्यों लगा होता है? क्योंकि वहां से जब गुजरेगी, रेफ्रिजरेटर जब वहां से गुजरेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो हम उससे अपना कूलिंग प्रॉपर कर लेंगे। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस का यूज होता है सिर्फ ठंडा या गर्म करने के लिए। गर्म करने के लिए कहां पे होता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये जान लो कि ठंडा करने के लिए जनरली यूज होता है किसका? थ्रॉटलिंग डिवाइस का। थ्रॉटलिंग डिवाइस में कोई वर्क नहीं मिलता। तो आप लिखोगे वर्क ट्रांसफर इज 0, वर्क ट्रांसफर इज 0, dW इक्वल टू 0, मतलब नो वर्क ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। थ्रॉटलिंग डिवाइस में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता। तीन चीजें हमने अभी देखी और तीनों आप ध्यान से समझिएगा। थ्रॉटलिंग डिवाइस, हमने थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस देखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रॉटलिंग, उसमें तीन चीजें हमने देखी कि प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल, हीट ट्रांसफर नहीं होती और वर्क ट्रांसफर भी नहीं होता। तो लोगों ने कहा ठीक है सर, आपकी बात मैंने मान लिया, जरा थ्रॉटलिंग डिवाइस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगा के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। लोगों ने कहा सर थ्रॉटलिंग डिवाइस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगा के दिखा दो। मैंने कहा बेटा ठीक है, ये है थ्रॉटलिंग डिवाइस, यहां से कोई फ्लूइड एंटर करेगा और यहां से कोई फ्लूइड लीव करेगा। ये कोई थ्रॉटलिंग डिवाइस है। थ्रॉटलिंग डिवाइस यहां से फ्लूइड इन कर रहा है, यहां से आउट कर रहा है। ये थ्रॉटलिंग डिवाइस बहुत छोटी है, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा सा बनाया है ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखता रहे, आंख में आपके नजर आता रहे, अदरवाइज बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? आउट Z2, डेटम हाइट ले लिया Z1, इनलेट जिस हाइट पे है जमीन से Z1, आउटलेट जिस हाइट पे है जमीन से Z2। स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन मैंने अप्लाई किया। अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन,
किस पे? थ्रॉटलिंग डिवाइस पे। अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन थ्रॉटलिंग डिवाइस, क्या लिखोगे? ये मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, क्या लिखोगे? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। ये क्वेश्चन लिखते ही तुम उछल जाओगे, बोलोगे सर कुछ चीजें तो मैं काट सकता हूं। हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, क्या बचेगा? H1 इज इक्वल टू H2, मतलब आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी यहां और यहां बराबर है, मतलब आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है क्या? थ्रॉटलिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि थ्रॉटलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रॉटलिंग, it is an isenthalpic, process। और बेटा आइसेंथैल्पी का मतलब क्या होता है? सेम एंथैल्पी या कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, बोलोगे दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर थ्रॉटलिंग डिवाइस व्हेन, ओनली व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड, ओनली व्हेन चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लेक्टेड। इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो थ्रॉटलिंग क्या हुआ? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। अलग से लिख लो। सो थ्रॉटलिंग इज इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, नो वर्क ट्रांसफर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज आइसेंथैल्पिक, which is आइसेंथैल्पिक। क्लियर? चलिए इसको नोट करते हैं, इसको नोट करिए। अगला टॉपिक जो हमारा है छोटा सा है, जिसका नाम है प्रेशर मेजरमेंट। क्लियर? प्रेशर मेजरमेंट। चलो भाई प्रॉपर नोट कर लो, देखते हैं। एग्जाम पास में आ रहे हैं, थोड़ा अपने आप को स्पीड अप करिए, गियर में डालिए अपने आप को, टॉप गियर में, और देखिए बाइक कहां तक उड़ती है। ठीक है? सुना है ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो खामोशी में जो मजा है ना वो बोलने में नहीं है, चीजों को खामोश रह के करो, ज्यादा मजा आएगा। क्लियर? चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, प्रेशर मेजरिंग कंसेप्ट, या इसको आप बोल सकते हो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, या इसको आप और भी नाम दे सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है? टाइप्स ऑफ प्रेशर, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, जिस नाम से चाहो उस नाम से बुला सकते हो। तो प्रेशर, तो पहले मैं आपको बता दूं प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या होता है? चलिए, इंटरव्यू में बैठे हो, एग्जामिनर बोला बेटा कौन सा सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा पता है? हाथ उठाया, बोला सर फ्लूइड मैकेनिक्स, सर थर्मोडायनामिक्स। एग्जामिनर ने कहा बेटा जरा मुझे बता दो कि प्रेशर क्या होता है।
एग्जामिनर ने पूछा बेटा प्रेशर क्या होता है, बच्चे के ऊपर जिंदगी भर का प्रेशर आके अप्लाई हो गया। बच्चे ने बोला कि सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बच्चे ने बोल दिया सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एग्जामिनर ने कहा उठो, बच्चा उठा। एग्जामिनर ने कहा बाहर जाओ, बच्चा गया। एग्जामिनर ने कहा बेटा दरवाजा बंद करो और वहीं से निकल लो, कभी आना मत दोबारा। प्रेशर थोड़ी होता है फोर्स अपॉन एरिया, सुना कभी? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो दोनों साइंटिस्ट पागल थे, दो चीज बना दिया, स्ट्रेस भी प्रेशर भी। नहीं, पागल नहीं थे। पागल आप हो जो कंसेप्ट गलत पढ़े हो किसी किताबों से। आपको किताबों में सही लिखा है, आपको टीचर्स ने भी सही पढ़ाया, बट आपकी समझ में थोड़ी सी गड़बड़ रह गई। ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मैंने आपसे पूछा बेटा एक सरफेस है, ये सरफेस है मान लीजिए, इसके ऊपर एक डस्टर रखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं ऐसे, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। ये बॉडी रखी है किस पे? एक प्लेन सरफेस पे। ये प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी ऐसे रखी हुई है, और इस बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। कितना लगाया? 20 न्यूटन का। एक बार लगा देता हूं इसको, इसका प्रोजेक्शन लेता हूं पीछे, इसका प्रोजेक्शन लेता हूं पीछे, देखो कैसे आएगा। इसमें मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आपने बोला सर एंगल तो दिया ही नहीं, ले लो 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे मैंने इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे मैंने क्या किया? 20 न्यूटन का प्रेशर, 20 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया। इस बॉडी का जो अपर एरिया है ये मान लीजिए 0.5 मीटर स्क्वायर है। बॉडी का अपर एरिया, ये वाला एरिया कितना है? 0.5 मीटर स्क्वायर। अज्यूम अब आपसे मैं बोलूं बेटा जरा प्रेशर बता दो, प्रेशर बता दो। बच्चे ने ऐसे ही कहीं से पढ़ लिया था, बच्चा कॉन्फिडेंस में था कि सर मुझे प्रेशर तो पता होता है, मैं निकाल लूंगा। मैंने बोला बेटा निकाल। बच्चा बोला सर फोर्स अपॉन एरिया, सर फोर्स अपॉन एरिया। मैंने कहा अच्छा। बोला सर फोर्स 20 न्यूटन अपॉन एरिया 0.5 कितना आ गया? 20/0.5 कितना आ गया? 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चा निकाल के उछल गया कि सर मैंने तो प्रेशर निकाल लिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया 20/0.5। बच्चा उछल गया। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को काटा और 0 मार्क्स दे दिए, क्योंकि बेटा तू गलत है, तुझे पता ही नहीं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर ये नहीं होता कि दुनिया में कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। और नॉर्मल फोर्स का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एक नाम और होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब पहले समझो प्रेशर होता क्या है। इट्स अ नॉर्मल फोर्स, प्रेशर मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, या ऐसे लिख लो पर यूनिट एरिया। इट्स अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या लिख रहा हूं यार मैं भी, एरिया। ठीक है। दूसरा, या थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं फोर्स। प्रेशर और क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर फोर्स। तीनों बात एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है, रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। ठीक है। अब बच्चा बोला कि सर अच्छा आपने तो कंफ्यूज कर दिया, अब बताओ कैसे प्रेशर निकलेगा। मैंने कहा बेटा देख ये फोर्स कौन सा लिया तूने? 20 न्यूटन। लेकिन मैंने क्या बोला? जब प्रेशर निकालोगे इस फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। ये वाला क्या होगा? 20 sin 30 है ना, 20 sin 30। अब निकालो प्रेशर, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। पहले लिखते थे फोर्स, अब लिखोगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब ये वाला कंपोनेंट। सो 20 sin 30, sin 30 मतलब 1/2 अपॉन एरिया 0.5।
निकालो बेटा, 10/0.5 कितना गया, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले कितना निकाला था, 40, अभी कितना आया, 20। डबल का अंतर था, डबल का अंतर था एक छोटी सी गलती की वजह से। ये सही है, ये गलत है। तो प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, इतनी जानकारी कि आपका दिमाग हिल जाएगा। वो यहाँ नहीं, जब हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें, जब हम देखेंगे प्रेशर को डिटेल में तब, ठीक है। चलिए, तो ये रहा प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन। मुझे ये नहीं बताना था, ये तो वैसे भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, तो मुझे ये नहीं बताना था यहाँ पे। मुझे प्रेशर के बारे में ये नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, कितने टाइप के प्रेशर होते हैं। चलिए अब समझिए, मान लीजिए आपके पास एक रूम है, ध्यान से समझिए, आपके पास क्या है, एक रूम। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपके पास एक रूम है, इस रूम में पूरा एटमॉस्फेयर भरा है। क्या भरा है, पूरा एटमॉस्फेयर, हवा भरी है, मतलब आप नॉर्मल रूम में हो, रूम में पूरा एटमॉस्फेयर है। क्लियर। अब हाँ, अगर रूम में पूरा एटमॉस्फेयर है और आप यहाँ पे बैठे हो और मैं आपसे बोलूं कि यार रूम के अंदर जो प्रेशर है उसका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं बोलूंगा बेटा क्यों, बोलोगे सर बिकॉज दिस प्रेशर हैज बीन क्रिएटेड बाय द एनवायरमेंटल मास इनसाइड द रूम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। आप रूम में बैठे हो, हवा है, यहाँ पे वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, तो कौन सा प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा बेटा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो कर दो। कितना करोगे, जीरो। अब बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो कैसे होगा। मैंने बोला बेटा मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ। इंडिया में हर काम जुगाड़ से हो जाता है। आपने क्या किया, इस रूम की दीवार में होल किया और यहां पे लगाया एक सक्शन पंप या वैक्यूम पंप, एक सक्शन पंप लगाया या वैक्यूम पंप लगाया और सारी एयर रूम के अंदर की बाहर खींच ली। रूम के अंदर जितनी एयर थी पूरे रूम को परफेक्टली क्लोज करो, सिर्फ एक होल करो और उस होल से रूम की सारी एयर, मतलब हवा का अंतिम कण भी खींच लो, लास्ट पार्टिकल भी खींच लो, इसके अंदर कुछ बचे ही ना। परफेक्ट वैक्यूम की कंडीशन जब आ जाएगी तब इस रूम के अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। कितना प्रेशर हो जाएगा, जीरो। अब मैंने आपको इसलिए बताया ये जीरो प्रेशर, जब आप पूरी एयर को बाहर खींच लोगे और रूम के अंदर परफेक्ट जीरो प्रेशर हो जाएगा, परफेक्ट वैक्यूम हो जाएगा, तब इस कंडीशन को बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे जीरो प्रेशर लाइन। क्या बोलेंगे, जीरो प्रेशर लाइन। सॉरी, जीरो प्रेशर लाइन का मतलब जब रूम में सारी एयर आपने बाहर खींच ली है, ठीक है। अच्छा, अब इस जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में, इस जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी प्रेशर आप नापोगे, इस जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी प्रेशर आप नापोगे उसको क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, इस जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी प्रेशर आप नापोगे उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर नापोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के आप जो प्रेशर नापते हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। क्लियर। समझिए क्यों, जैसे मान लीजिए आपके रूम में पानी का बोतल रखा है, पानी का बोतल रखा है और मैंने आपसे बोला कि भैया पानी का जो बोतल रखा है उस पानी की बोतल का प्रेशर नापो। आपने निकाल लिया, रो जीएच आपने यूज किया और प्रेशर निकाल लिया। आपने प्रेशर निकाल लिया, मान लीजिए प्रेशर आया 50 किलो पास्कल। कितना आया, 50 किलो पास्कल। तो मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं कि बेटा एक बात बताओ, रूम के अंदर का जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वही होता है लगभग 1 लाख किलो पास्कल। वो कितना होता है, सॉरी, लगभग 1 लाख पास्कल। रूम के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही होता है 1 लाख पास्कल। तो आपने जो नापा है वो 50 किलो पास्कल कैसे आया, उसमें तो 1 लाख पहले से ऐड होना चाहिए था ना, 1 लाख से ज्यादा आना चाहिए, 1 लाख से कम कैसे आ गया। वो इसीलिए कम आता है क्योंकि आपने वो जो 50 किलो पास्कल का प्रेशर नापा है ना पानी की बोतल में,
वो किसको जीरो मान के नापा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्यों? क्योंकि आपके गेज पे भी ये लग रहा था और पानी पे भी ये प्रेशर लग रहा था, तो आपने दोनों को कैंसिल कर दिया और मान लिया रेफरेंस जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के आप जो भी प्रेशर नापते हो उसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। चलिए, अब गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को मान लो, दोनों को जोड़ लो। गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं एसएससी जेईई में, एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर P गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P गेज प्लस P ATM। क्लियर? चलिए, तो ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये है गेज प्रेशर और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जीरो प्रेशर लाइन से ऊपर एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर गेज, और दोनों को जोड़ दिया तो एब्सोल्यूट प्रेशर। अब अगर आपसे कोई बोले कि नेगेटिव गेज क्या होता है, तो भैया जीरो से ऊपर हो तो पॉजिटिव, जीरो से नीचे आ गए तो नेगेटिव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने जीरो माना, इससे ऊपर नापा तो कितना आ गया? पॉजिटिव गेज। इससे नीचे नापा कितना आ गया? नेगेटिव गेज। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मान लो आप इतना नीचे हो, इतना नीचे, क्या बोलोगे उसको? नेगेटिव गेज प्रेशर। इस सब आपने सुना होगा, नेगेटिव गेज प्रेशर। उस केस में, अब अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, आप बोलोगे सर सिंपल, ये प्लस ये। एब्सोल्यूट क्या होता है? गेज प्लस एटीएम। तो गेज कितना है? ये। एटीएम कितना है? इतना। तो दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा, P एब्सोल्यूट। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपका एटमॉस्फेरिक, ये P ATM, ये नेगेटिव गेज और ये P एब्सोल्यूट। क्लियर है? सिंपल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो से ऊपर नापोगे, जीरो प्रेशर लाइन को रेफरेंस मानोगे तो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस मानोगे तो गेज, और दोनों को जोड़ लोगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर है? समझिए और आराम से रिवाइज करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये है योर कंसेप्ट अबाउट प्रेशर। क्लियर? एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, छोटा सा, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलना मत। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलना मत। एक छोटी सी चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं कि गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, आप बोलोगे हाँ। जीरो से ऊपर गए तो पॉजिटिव, जीरो से नीचे आए तो नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं क्या एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना। जैसे जैसे नेगेटिव गेज प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एब्सोल्यूट प्रेशर घटता जाएगा। देखिए, इससे नीचे नेगेटिव यहां पे है तो एब्सोल्यूट यहां तक है। अगर ये नेगेटिव यहां तक होता तो एब्सोल्यूट यहां तक होता। नेगेटिव जितना बढ़ता जाएगा, नेगेटिव जितना बढ़ता जाएगा गेज, उतना एब्सोल्यूट घटता जाएगा। अब गेज प्रेशर कहां तक आ सकता है? मैक्सिमम, मिनिमम जीरो तक। कहां तक आ सकता है? मिनिमम घट घट के जीरो तक। ये तो आ सकता है भैया। एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों में रिलेशन ध्यान से समझो। गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट का रेफरेंस क्या है? जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट का रेफरेंस ही क्या है? जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोल्यूट का रेफरेंस ही क्या है? जीरो प्रेशर लाइन। अब देखो, जीरो प्रेशर लाइन से हमने एटमॉस्फेरिक भी लिया है, एटमॉस्फेयर से ऊपर क्या लिया है? गेज लिया है। दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? एब्सोल्यूट। लेकिन इनडायरेक्टली ये देखो, ये एब्सोल्यूट स्टार्ट कहां से हुआ है? जीरो प्रेशर लाइन से ही। तो जीरो से नीचे तो नहीं जा पाओगे ना। जीरो प्रेशर लाइन का मतलब एटमॉस्फेयर को खींच के चूस के निकाल लिया आपने, अब कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो उससे नीचे कहां जाओगे? नहीं जा पाओगे ना। एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव। ध्यान से समझिए। नोट 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 there can be positive and negative gauge pressure. There can be
positive and negative gauge pressure, but there cannot be negative absolute pressure. इस बात को नोट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी निगेटिव नहीं हो सकता. और भैया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, जब आप आइडियल गैस की क्वेश्चन पढ़ते हो PV इज इक्वल टू MRT, ये P जो होता है ना बेटा, ये यही प्रेशर है एब्सोल्यूट. PV इज इक्वल टू MRT, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, उसमें जो P है प्रेशर, वो कौन सा प्रेशर है? एब्सोल्यूट प्रेशर. तो ये रहा कंसेप्ट अबाउट प्रेशर मेजरमेंट. क्लियर? थ्रॉटलिंग पढ़ लिया, थ्रॉटलिंग डिवाइस के बारे में देख लिया, प्रेशर का मेजरमेंट भी कर लिया. कल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कब से? कल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और आप गारंटी है सारे क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में उड़ाओगे बिना पेन के. रेफ्रिजरेटर हीट पंप के क्वेश्चन अगर आपने देख लिया ना, पेन लगा उठा लिया, फिर तो आपका पढ़ना बेकार है. रेफ्रिजरेटर हीट पंप के क्वेश्चन आप बिना पेन के लगाओगे चुटकियों में यूं, बहुत आसानी से. तो तब तक इंतजार करिए, कल से शुरू करेंगे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तब तक होमवर्क चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. सारी फैकल्टीज के वीडियो को शेयर मारिए ताकि आपके व्यूज बढ़ सके और फैकल्टीज को भी पढ़ाने में मजा आए. ठीक है? थैंक यू सो मच.